जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मैंने सीमा को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो सीमा, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं अभय, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज आप मुझे छोड़ के आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और वो लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे सीमा से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए उसके किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को डोट मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं सीमा को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी तो अचानक मेरी नजर मेरे पड़ोसी के घर के तरफ गई। तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था और हुबहू वही ड्रेस मैंने अभी अभी सीमा को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है सीमा और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा एक ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में सीमा को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरे हैरानी की इंतहा ना रही जब सीमा ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो नीले रंग के बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि मेरे पड़ोसी के टेरेस पे आज भी वही ड्रेस लटक रहा था जो आज सीमा ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफी दूर भी था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि सीमा उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। अभय, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन में खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफी भरी बातें सोच रहा था। सीमा के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफी दूर था, भला वो वहाँ कैसे जा सकती थी? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी नितेश के घर की तरफ देखा, जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और सीमा को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती है, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं सीमा को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी नितेश मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफी मांगी कि वह शादी में नहीं आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में मैंने
मुस्कुराकर उसे गले से लगाकर बधाई दी और उसने लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर जबरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर खुश तो मैं भी बहुत था, मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज थी सीमा से। जब मैंने पहली बार सीमा को देखा था उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी मालती की दोस्त थी और उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे जाना था, जिसके लिए मालती ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने केबिन से निकला तो सीधा सीमा के ऊपर मेरी नजर पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी और मैंने जल्दी से अपने नजरों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहां से निकल आया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वो दोनों मेरे पीछे ही बातें करते हुए निकली थी। सीमा मालती के किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर मालती से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ ही जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर मालती बहुत खुश हुई और सीमा का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन सीमा कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। बैक व्यू मिरर से मैं उसे ही देखे जा रहा था और मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ सीमा को ही बनाऊंगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र भी ना हो सका और 2 दिन बाद ही मैंने मालती से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि सीमा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। मालती मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वो पसंद है। आप मुझे बताएं कि मैं कब उनके घर जा सकता हूं? मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्द ही बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों के बाद मैं अपने माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहां हमारा बड़े अच्छे से स्वागत किया गया और पहली ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा था। माँ भी तैयारी में जुट गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपनी घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता था, जहां एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था, और अगर कभी देश से बाहर जाना होता था तो कंपनी और ज्यादा पैसा देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफस्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से सीमा मेरी जिंदगी में आई थी तब से तो लगता था कोई कमी नहीं थी जिंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। सीमा भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वह हर तरह से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब से ये ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। अब तो मैं सीमा से बात भी नहीं कर पाता था। वो जब भी मायके जाने का कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पे जाने का सोचती रहती हो, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरी आवाज तेज हो गई थी, जिसे सुनकर वह डर गई। क्या हुआ अभय, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वह अचानक से रोने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए उससे माफी मांगी और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़ के आ गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे नितेश के घर पर लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने कनपट्टियों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता वर्टिकल बार, और सीमा और उसके घर वाले मुझे अजीब नजरों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वहां से वापस आ जाता। क्या हो रहा था
मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो सीमा भी मुझसे नाराज रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताजा करना पड़ता। मगर जिसके दिलो दिमाग में इतना तूफान चलता हो वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों में मैंने नोटिस किया कि सीमा कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं ना मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे में वापस आता तो वो बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, सीमा तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। अभय आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वो उल्टा मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद से सीमा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो वो अजीब सी नजरों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको अभय? मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सिर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था, पर इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं सीमा को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैंगनी जोड़ा नितेश के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मेरी और नितेश की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांघी और तार पर टंगे कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वो ताजा ताजा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लग हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था और आज दूध का दूध और पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे ही मैंने सीमा के घर का दरवाजा खटखटाया तो सीमा ने ही दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे सीमा के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और चकराकर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह के चिल्लाने पर सबके सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ। मैं भी चिल्लाया, क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी, आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये मैं उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा। मगर बेटा, इसने किया क्या है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा। अंकल, इससे पूछे कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सांस को डोट नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वो सब चौंककर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन इसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंसकर फटी है। बेटा, वो सब एक जबान हो कर मुझे बताने लगे और सीमा अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अब अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और सीमा को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सीमा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों
को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा नितेश के साथ, ये क्या कह रहे हैं अभय, वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह ना थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है, आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं, वो चिल्लाई। लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता, मगर वो लगातार इनकार करते जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी, और तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही सीमा को मेरी हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है, मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चल के पता लग जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस के गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में सीमा की आवाज लगातार गूंजती जा रही थी, ये मेरा पति पागल है, पहले दिन से ही इसे पागलपन के दोहरे पड़ते आ रहे हैं। सीमा पुलिस को बताई जा रही थी और मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिलों जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी। मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और सीमा ने मेरी खबर तक ना ली थी, और मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था। मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दोहरे पड़ते हैं, तब मैं उस पे जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात पुलिस को नितेश ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पे आश्चर्य के वार पे वार हो रहे थे। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिससे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। और उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैंने गुस्से में आकर पूछा, तो वो मुझे समझाने लगे, देखिए मिस्टर अभय, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वो आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देख जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना जाने क्या सदमा लगा के अपने होश खो बैठा। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझसे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां नितेश और सीमा को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ, मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ अभय, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया, तुम्हें साली याद है? अचानक उसने पूछा, कौन साली? मैंने आश्चर्य से कहा, हाँ तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की साइली भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन
थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवाओं के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे साली की डायरी मिल गई जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। सीमा जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने सीमा को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने सीमा को पहले ही नजर में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम सीमा जैसी खूबसूरती लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने सीमा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नजर मेरे छत पर पड़ ही गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने सीमा को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी जबकि सीमा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था क्योंकि मैं एक नर्म स्वभाव का बंदा था और ये सब नितेश की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे और आज भी मैं पूरी होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, सायली के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सायली और मैं क्लासमेट थे, लेकिन सायली जिस अभय को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो सायली से कभी हाय होलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के अभय के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि सायली ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था और जब तुमने सायली की डायरी में अभय नाम लिखा देखा तब बदकिस्मती से उसके क्लास में जो अभय था वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देख के मुझे समझ लिया कि मैं ही वो अभय हूँ और आ गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि सायली के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर नितेश और सीमा सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया। नितेश और सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन सीमा ने गरीबी से तंग आकर ये ऑफर कबूल किया था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी और नितेश ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने सीमा को मेरा इंतजार करते पाया। सीमा, तुम यहाँ? हाँ अभय, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है अभय। आप जैसा इंसान मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब भी मेरी महबूबा थी।
मैंने उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। सीमा, अगर तुम वाकई अपनी किए पे शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ ना कर सकूं। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि सीमा को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मान और सम्मान वापस दिला दिया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझकर कर लेना चाहिए। तो भाइयों,